हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है भाई। मेरी आवाज़ क्लियर है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? सो टुडे वी आर going to further extend our list of directives to include few more ones which are very important to understand. तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरी तरफ से ये वो है कि जो बच्चा कोई नया इस कोर्स में आ रहा है या जिसने लेक्चर पहली बार देख रहा है तो पिछले लेक्चर ज़रूर सुनने। विदाउट लिसनिंग टू प्रीवियस लेक्चर्स दीज आर यूजलेस। तो और एक दिन छोड़ के हम ये लेक्चर कर रहे हैं सो दैट यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। और कुछ बच्चों ने डाला है, बड़े अच्छे अच्छे डाले हैं। तो एटलीस्ट कंटेंट तो मैं नहीं कहता कि अभी आपका परफेक्ट हो गया है, बट एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड राइटिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव, सो दैट अटेम्प्ट हैज़ टू ग्रो फर्दर, है ना। तो वो प्रोसेस चलता रहना चाहिए कि आप डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग एटलीस्ट लिख रहे हैं। अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आ रहा है इवेल्युएशन का। अगर एनालाइज कर रहे हैं तो दिख रहा है कि हाँ कुछ एनालाइज बच्चे ने किया है। एंड यू कैन योरसेल्फ सी योर डिफरेंस इन द क्वेश्चन कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म लिख रहे हैं तो एनालाइज कर रहे हैं तो क्या है, इवेल्युएट कर रहे हैं तो क्या है, एग्जामिन कर रहे हैं तो क्या है। तो वो अभी जो जितने भी डले हुए हैं नीचे कमेंट में लास्ट लेक्चर में, आप खुद सारे देख सकते हो। अब देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो वही डिफरेंस मार्क्स यूपीएससी में लाने की चाबी है, की है। दैट इज़ बेसिकली द आर्ट एंड क्राफ्ट। दिस क्राफ्ट एंगल इज़ मोर, है ना। क्राफ्ट है, क्राफ्ट को आप साइंस भी कह लो, बट क्राफ्ट इज स्किल। तो दैट इज़ अ स्किल हाउ टू चेंज इट, है ना। तो जो वे आप लिखोगे, कोई आगे हम देखेंगे कि आप कोई स्टेटमेंट डाल रहे हो, कोटेशन डाल रहे हो, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग थिंग्स, वो आर्ट में आ जाता है, कला में आ जाता है ना। क्राफ्ट सबकी सेम रहनी चाहिए, जो मेरी इच्छा है। कला वेरी करती है थोड़ी सी, हर बच्चे का अपना टेम्परामेंट है, अपना माइंडसेट है ना। तो पिछले लेक्चर ज़रूर सुन लेने आपने सबने, और ट्यून रहना है। इसको ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका। अभी मैंने इसमें 20-25 लेक्चर डाले हैं, लेकिन जैसे मैं ये कराऊंगा फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने लग जाऊंगा। तो आई विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। कुछ कुछ लेक्चर हम करते रहेंगे सो दैट कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे। चलिए, नेक्स्ट आपका है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज जनरल स्टडीज़ में कंपैरेटिवली थोड़ा कम है इसका इंसिडेंस, बट ऑप्शनल में ज़्यादा हो जाता है। तो क्रिटिसाइज डायरेक्टली ऐसे नहीं आता, क्रिटिकल फॉर्म में ये लग जाता है साथ में। जैसे क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालाइज। तो अगर इन सब के साथ क्रिटिकल वर्ड लग गया तो व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू द आंसर। क्वेश्चन मेरा क्या है कि वी हैव डिस्कस 4 डायरेक्टिव्स इन द लास्ट लेक्चर। तो अगर किसी भी डायरेक्टिव के साथ इफ वी अटैच क्रिटिकली, तो व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। जैसे हम कहें एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अगर मैं कहूं क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, आर दीज 2 क्वेश्चंस डिफरेंट? एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन। इसमें डिफरेंस जो डायरेक्टिव में पड़ा है वो सिर्फ क्रिटिकली में पड़ा है कि हाउ व्हाट डिफरेंस क्रिटिकली विल मेक। चलिए, एग्जामिन के अंदर हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस गुड हैं या बैड हैं। गुड बैड वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, पॉजिटिव है या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हैं, है ना। या एग्जामिन करना है तो हम कह सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है, मतलब जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस थे वही हैं या कुछ अनडिजायर्ड भी आ गए। यही है बात। तो पॉजिटिव और डिजायर्ड ये इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव और अनडिजायर्ड ये इकट्ठे हो जाएंगे, और आपका एक एग्जामिनेशन हो जाएगी कॉन्सिक्वेंसेस की। बात ठीक है? ओके करो।
पर ठीक है ना, ये यही करेंगे एग्जामिन में हम। यही एग्जामिन में करेंगे हम। उसको बोलना मेरी बोतल पानी की। यही एग्जामिन में करेंगे हम। किसी को डाउट तो नहीं है कोई? देखो अल्टीमेटली क्रिटिकली एग्जामिन में भी यही करना होता है हमारे को, कोई फर्क नहीं है ना। अगर मैं क्रिटिकल एग्जामिन भी करूंगा तभी भी तो यही करूंगा। इसके अंदर क्या ऐड करूंगा कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन बन जाए, आलोचनात्मक बन जाए, ये आलोचनात्मक बन जाए। आलोचनात्मक बन जाए। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आपके दिमाग में ये फिक्स हो सके। अगर आपने नहीं, सब्सटेंसिएशन तो करनी है, वो तो दैट इज ऑलवेज देयर। इलस्ट्रेशन, सब्सटेंसिएशन तो यूपीएससी का इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप कहते हो कोई चीज़ पॉजिटिव है तो थोड़ा एग्जांपल देने में हर्ज नहीं है कोई। तो सब्सटेंसिएशन तो एक ऐसी वर्ड है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के अंदर सब्सटेंसिएशन तो चाहिए होती है। आप कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकते, यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर आर्गूमेंट एट एवरी स्टेप, चाहे वो एक्सप्लेन है, चाहे वो डिस्कस है, चाहे वो एग्जामिन है, इवेल्युएशन है। सब्सटेंशिएशन करना हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेट है एक इंडिविजुअल का। तो कहीं कहीं बीच में सब्सटेंशिएशन कर देने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर इसी का आपने क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एक क्रिटिकल वर्ड ऐड हो गया, तो इसके अंदर आपको 2-4 लाइनें और ऐड करनी है बस एंड में। आपने ये लिख दिया गुड और डिज़ायर्ड है, आपने अनडिज़ायर्ड लिख दिया। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में ये रहता है कि कैसे जो अनडिज़ायर्ड है इनको हम इट कैन बी टेकन केयर। इसका फर्दर एनालिसिस आप थोड़ा सा कर देते हो कि ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, है ना, ये नेगेटिव क्यों हैं, नेगेटिव क्यों है ये, है ना, नेगेटिव क्यों है कोई, या जो ये गुड कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके ऊपर क्या लिमिटेशन है, क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन गुड कॉन्सिक्वेंसेस को लिमिट कर दिया। कुछ ज़्यादा नहीं, आप पेपर में ये दोनों भी लिखाओगे तो आंसर आपका ठीक माना जाएगा। इतना समझ लेना आप। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है ज़्यादा। जनरली जहाँ पे भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना आ जाए तो अल्टीमेटली हम एग्जामिन में भी क्रिटिकली ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 250 वर्ड का जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा सा ये लिख सकते हो कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं और कैसे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके इफेक्ट को बेटर किया जा सकता है, हाउ दे कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इम्प्रूवमेंट्स एंड लिमिटेशंस आप साथ में लिख देते हो एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट्स एंड लिमिटेशंस आप इसमें ऐड कर देते हो। बस अगर 250 वर्ड्स का आप ये इम्प्रूवमेंट पे 25 वर्ड लिख दिए, लिमिटेशन पे 25 लिख दिए, 25 इम्प्रूवमेंट पे लिख दिए, आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस बन जाता है वो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा इस पर नहीं भी करोगे तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डेफिनेटली ये दोनों एलिमेंट अगर लिखोगे तो आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड यू कैन बी अश्योर्ड कि हाँ मैंने एक जस्टिस किया पेपर को। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, लिमिटेशंस एंड इंप्रूवमेंट का एंगल आता है जनरल स्टडीज़ के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑप्शनल हियर, थोड़ा सा ऑप्शनल में वेरी कर जाता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। उसी तरह क्रिटिकली डिस्कस में, उसी तरह क्रिटिकली अगर सपोज क्रिटिकली इवेल्युएट आ गया तो आप कहोगे जो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने किया ये कैसे इंप्रूव हो सकता है, कैसे इस पे लिमिटेशंस हैं। बस ये इफेक्ट हुआ क्वांटिटेटिवली, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं कह रहा हूं कि जो पॉजिटिव है उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों और पॉजिटिव नहीं हो पाया, या जो नेगेटिव है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। बस तो आपको 2 बातें याद रखनी है जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने अगर क्रिटिकल एग्जामिनेशन आ जाता है तो मैंने लिमिटेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स पे 2 लाइनें लिख देनी है, 2 लाइनें इस पे लिख देनी है।
एंड दिस विल हेल्प मी टू सी माई सेल्फ कि हाँ ये है. अब critically examine the contributions of critically examine the impact of new economic policies in the last 30 years. Critically examine the impact of new economic policies in the last 30 years. ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो डिज़ायर्ड था, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है जो अनडिज़ायर्ड था. फिर जो ये इम्पैक्ट था उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों इससे बेटर नहीं हो पाया, या जो नेगेटिव इम्पैक्ट था या जो नहीं हमने अचीव किया उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट को रोका. हो गया क्रिटिकल एनालिसिस. बिकॉज हेयर आई एम टॉकिंग ऑफ क्राफ्ट कि आप पेपर में क्या करो जाके. मैं थ्योरेटिकली क्रिटिकल एग्जाम में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर इन द एग्जामिनेशन. थ्योरेटिकली जितना मर्जी मैं क्रिटिकल एग्जामिन पे 1 घंटा बोल लूँ, आप सुनते रहोगे, मज़ा आ जाएगा, लेकिन पेपर में लिख के क्या होगे. पेपर में मुझे आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला देना कि बेटा अगर क्रिटिकली वर्ड आ जाता है तो ये 2 लिख दे चीज़ें, बस हो गया तेरा काम. ऐसा नहीं है कि दुनिया और बड़ी नहीं है, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं. लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली जब वार जोन में बैठे हैं ना, जब वहाँ पे वार जोन में जब बैठे हैं तो वहाँ पे टोटके काम आते हैं कि करना क्या है सर, ये बताओ, कहानियाँ छोड़ो. उस टाइम तो फार्मूले काम आते हैं, फटाक से लिख दिया 2 लाइनें आगे आगे. इतना तो टाइम होता ही नहीं वहाँ सोचने के लिए, और ना इतने वर्ड होते हैं. तो जब आप वॉर जोन में बैठे हो ना, तो तब तो बड़े ही क्रिप्स सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये हो गया आपका क्रिटिकाइज. ठीक है जी, एक बार यस कर दो तो देख लो इसको अच्छे से. जनरली इट कम्स इन एसोसिएशन विद अदर डायरेक्टिव. ये डायरेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, डायरेक्टिव के स्कोप को बढ़ा देता है. क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एक्सप्लेन तो ये डायरेक्टिव की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है बस, और उसको एक जजमेंटल शेप दे देता है. जजमेंटल शेप दे देता है कि आप उसके बारे में वैल्यू एडिशन करते हो. सिर्फ फैक्चुअल, क्रिटिकल आपको फैक्चुअल डोमेन से निकाल के जजमेंटल डोमेन में डाल देता है कि वैल्यू आपको देनी है, आपको राइट एंड रॉन्ग की बात करनी है, लिमिटेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करनी है. जजमेंटल डोमेन में डाल देता है आपको. चलिए नेक्स्ट आपका सबसे खतरनाक जो डायरेक्टिव मैं मानता हूं वो है कमेंट. कमेंट इज द मोस्ट वाइडली मिसअंडरस्टूड या दिस डायरेक्टिव. कमेंट ऑन, सपोज क्वेश्चन आपका है कमेंट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म. कमेंट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म. अब जब कमेंट करने हैं तो वी आर डूइंग अ क्रिटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. क्रिटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डोमेन यही रहेगा कि हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज़ का या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर. अब मुझे इसका क्रिटिकल एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करनी है, तो कॉन्सिक्वेंसेज इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, पॉजिटिव जो है और नेगेटिव है, या देयर आर सम न्यूट्रल ऑल्सो. वो चलो आगे सब्जेक्ट मैटर की बात है ना, कितने भी हों आपको क्या. लेकिन कमेंट के अंदर ये कहानी, ये ब्रीफ में रहते हैं सारे. अगर मैंने कहना कमेंट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज पे, उसने आपसे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बताने के लिए नहीं बोला, तो बड़ा ब्रीफ में लिखना कि ये लैंड रिफॉर्म से ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, खत्म 2 लाइनों में बस कॉन्सिक्वेंसेज का, पॉजिटिव और नेगेटिव. मोर स्पेस शुड बी गिवन टू दीज 2 एस्पेक्ट्स, इम्प्लीकेशंस एंड सजेशंस. इम्प्लीकेशंस, ये जो ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए लैंड रिफॉर्म्स के, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब इसके आगे क्या और इम्पैक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ इसका. अगर मैं कहूँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म की, इससे रूरल एफ्लुएंस बढ़ी, ये कॉन्सिक्वेंस है लैंड रिफॉर्म का. इससे जो दलित्स हैं उनको लैंड मिली, जो सदियों से लैंडलेस लोग थे उनको लैंड अलॉट हुई, एंड दे बिकेम लैंड ओनर्स, विच फंडामेंटली चेंज द कास्ट स्ट्रक्चर.
अब जब मैं कहता हूं कि मुझे कमेंट करना है तो मैं उससे आगे जाता हूं कि अगर दलित को लैंड मिली, कास्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हुई आगे, क्या आगे इंप्लीमेंट, इससे कास्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ा, कास्ट इनइक्वालिटीज कम हुई। तो ये हम इंप्लीकेशंस कुछ भी लिखो, बट आगे इंप्लीकेशंस दिखाओ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस की इंप्लीकेशंस थी इंडियन सोसाइटी के लिए। थोड़ा सा इसके अंदर व्हाट इज जर्नलिस्टिक टाइप वर्ड आते हैं, ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म्ड द एग्रेरियन सोसाइटी in particular and Indian society in general. The age-old prescriptions with respect to land ownership were dismantled by one stroke through legal reforms. ठीक है ना, साथ में आपको दिखाना है, suggestions देने हैं बस. What one thing which differentiate comment from any other directive is suggestions. बाकी कुछ लिखो ना लिखो, कमेंट में एंड में आपके सुजेशंस आने हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इनको बेटर करने के लिए ये सुजेशंस होने चाहिए थे, और कि और कॉन्सिक्वेंसेस को इंप्रूव करने के लिए हाउ लैंड रिफॉर्म्स कुड बी मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इसके लिए सुजेशन एंड में देने. कमेंट में सुजेशन आएंगे ही आएंगे एंड में. दिस इज वन थिंग विच विल डिफरेंशिएट योर आंसर. कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो अगर हम इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जब कमेंट करेंगे तो एंड में 20, 30, 40, 50 वर्ड हम जरूर लिखेंगे कि कैसे ये इकोनॉमिक पॉलिसी और इफेक्टिव बनाई जा सकती थी. बस वन वर्ड यू हैव टू रिमेंबर. अगर क्रिटिसाइज में आपने इम्प्लीकेशन और कंट्रीब्यूशन याद रखना है, वैसे कमेंट में आपने सजेशन वर्ड याद रखना है कि बाकी सब वही क्रिटिकल टाइप करना है, लेकिन एंड में एक सजेशन जरूर देने हैं. सजेशन आपके आंसर को कमेंट्री बना देगा. सजेशन आपके आंसर को कमेंट में बदल देगा. सब कुछ नहीं लिख सकते, रिमेंबर. बस हमें ग्लेयरिंग चीज़ें देखनी होती हैं यूपीएससी वाइल सिटिंग गिविंग मेंस, कि भाई मेंस का जब एग्जाम मैंने देना है तो ग्लेयरिंग चीज़ मुझे क्या डालनी है इस आंसर में कि जो जिससे आंसर का कैरेक्टर बदल जाए, और ये कमेंट जो डायरेक्टिव आया है वो लगने लग जाए कि हाँ ये कमेंट करा है बंदे ने. तो वन थिंग विच डिफ्रेंशिएटेड अलॉन्ग विद क्रिटिकल एनालिसिस जो हम करते हैं, आपको एंड में सजेशन देने हैं बस. अब जब क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे वहाँ सजेशन नहीं देने, वहाँ कोई सजेशन नहीं आने, डिस्कस में कोई सजेशन नहीं आने, कहीं सजेशन नहीं आने. अनलेस अंटिल लास्ट अगर वो आपको कहें कि सजेस्ट, तब तो क्लियर ही है. अदरवाइज सजेशन जो है वो कमेंट्री का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि कमेंट आप कर रहे हो, आप कुछ भी कह सकते हो एक्चुअल में कमेंट में. अगर टेक्निकल मैं देखूं मीनिंग कमेंट का, तो कमेंट का मतलब ये है कि इट इज लेफ्ट टू यू टू से एनीथिंग अबाउट इट. पर हम ऐसा नहीं कर सकते. इन यूपीएससी देखो, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट. अगर कंटेंट विदाउट स्ट्रक्चर इज मीनिंगलेस, स्ट्रक्चर विदाउट कंटेंट इज अगेन मीनिंगलेस. यू हैव टू हैव बोथ. मतलब अगर आपने कंटेंट लिखा है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है तो खत्म है आपका आंसर, कोई फायदा नहीं है लिखने का. उसी तरह से स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन कंटेंट डाला ही नहीं आपने कोई, तो स्ट्रक्चर क्या करेगा भाई? स्ट्रक्चर कुछ नहीं कर सकता कोई. सो आप ध्यान रखिए कि जो मैं ये बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट भी है और कंटेंट एस्पेक्ट भी है. अगर आप इस डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग चलोगे, कंटेंट अपने आप बन जाएगा. अब मैं कहूँ कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेस को इंप्रूव करो लैंड रिफॉर्म के, सुजेशन देने हैं आपको. आप यार चाहे नहीं भी आता आपको कंटेंट, तब भी 2-4 सुजेशन तो दे ही लोगे ना, कि पॉलिटिकल वे अच्छी होनी चाहिए थी जी, और है ना, और सपोर्ट जो न्यू लैंड रिफॉर्म बेनिफिशरीज थे उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, उनको सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिली. लीगल रिफॉर्म्स टाइमली होने चाहिए थे ताकि केसेस कम होते. ऐसे 2-4 तो आप मार ही दोगे. जनरल स्टडीज में इतना के कंटेंट बहुत होता है. तो जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ उससे ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कंटेंट भी अपग्रेड हो जाएगा आपका. जैसे आपने आंसर लिखे अभी कमेंट चेन में लास्ट लेक्चर में, तो देखो उसमें आपने कितना पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वो अच्छा निकल के आ गया कंपैरेटिवली, क्योंकि स्ट्रक्चर था आपके पास एक, कि आपको सोशली लिखना है, पॉलिटिकली लिखना है, इकोनॉमिकली लिखना है, डेमोग्राफिकली लिखना है. तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो 2 लाइनें डालूंगा उसमें, तो ऑटोमेटिकली वो एक कंटेंट का शेप ले लेता है. बाकी तो देखो इंप्रूवमेंट का कोई एंड नहीं है. कंटेंट तो चाहिए, विदाउट कंटेंट यूपीएससी कुछ नहीं है. अब 250 वर्ड का अगर आंसर लिखना है, कंटेंट तो स्ट्रांग चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर प्राइमरी है, कंटेंट सेकेंडरी है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. तो कमेंट के अंदर आपको सजेशन देने हैं. ये समझ आ गई बात? चलूँ आगे.
चलो आगे। अब जस्टिफाई, अगले अब आसान है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई और एक्शंस, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या, यू हैव टू प्रूव और शो द ग्राउंड्स फॉर डिसीजंस, यू हैव टू गिव द ग्राउंड्स। जस्टिफाई मतलब ग्राउंड्स ऑफ एनी एक्शन, एनी डिसीजंस। अब सपोज गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया 1947 ऑनवर्ड्स, अगर हमें जस्टिफाई करना हो तो हम क्या देंगे, जस्टिफाई दी पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मतलब मुझे ग्राउंड्स देने हैं कि क्यों ये डिसीजन ठीक है, जस्टिफाई द ग्राउंड्स। अब जस्टिफाई में पॉजिटिव देना है कि हाँ ये ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। जस्टिफिकेशन के अंदर एक कन्विंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफिकेशन मस्ट बी गिवन अलॉन्ग विथ सम डाटा, कोई रिपोर्ट हो कोई, या कुछ फैक्ट्स हो, और या स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो। जस्टिफाई के अंदर सिर्फ बता देना ठीक नहीं है कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत लैंड इनइक्वालिटीज थी, इस करके लैंड रिफॉर्म जरूरी था, नहीं, इतने से चलेगा नहीं जस्टिफाई। ये तो आप कॉज लिख रहे हो। जस्टिफाई मतलब एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसके अंदर सम सपोर्टिंग आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ कन्विंसिंग जस्टिफिकेशन, है ना। तो डाटा, रिपोर्ट, डायग्राम कुछ भी चाहिए आपको, बट लेकिन अगर सपोज कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप अपने लॉजिकल आर्गुमेंट को अच्छे से कह सकते हो कि अंग्रेजों ने देखो लैंड टेन्योर सिस्टम लागू किया था, उससे इनइक्वालिटीज आ गई, उससे जो एग्रीकल्चरल फार्मर था वो बड़ा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्क्यूडनेस हो गया, कईयों के पास बहुत लैंड थी, कईयों के पास नहीं थी लैंड। मतलब सम स्ट्रेस यू कैन गिव टू योर आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई कि वट एवर यू आर सेइंग इज राइट, है ना। अब क्रिटिकली जस्टिफाई हो जाए अगर, तो आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस दे देना है, क्या लिमिटेशंस थी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, थोड़ा सा कि क्या जो ग्राउंड्स थे जस्टिफिकेशन के लैंड रिफॉर्म्स के, क्या वो पर्पस हल हुआ बाद में। क्रिटिकली जस्टिफाई द ग्राउंड्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो जस्टिफाई पहले तो बताना, जस्टिफाई करना है आपको, फिर आपको बताना कि क्या जो ये जस्टिफिकेशन के ग्राउंड्स थे बाद में वो हल किए, अचीव किए लैंड रिफॉर्म ने, कंट्रीब्यूशन, क्या लिमिटेशन इस पे रही, तो क्रिटिकल जस्टिफिकेशन हो गई। क्रिटिकल जस्टिफिकेशन हो गई। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जब आंसर प्रैक्टिस करनी है, ये सारे आंसर आपके डैशबोर्ड, लेक्चर आपके डैशबोर्ड पे रहने वाले हैं। तो सपोज यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन ऑन डिस्कस, आपको पता है कि सर का ये इस लेक्चर में है, उस लेक्चर को खोल के एक बार फिर दोबारा डिस्कस सुन लो और फिर आंसर लिखो। ऐसे 2-4 बार करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा आपका कि डिस्कस क्या करना है, एग्जामिन क्या करना है, इवेल्युएट क्या करना है। तभी मैं छोटे छोटे फॉर्म में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट कि आप इजीली एक्सेस कर सकें इसको। नहीं तो बड़ा लेक्चर हो ना 3 घंटे का, तो सारा कुछ एक में हो जाता है। अब मैं सारे, चाहे आपको ये अपने क्या नाम है इसका, डायरेक्टिव्स थे, ये एक लेक्चर में करा देता आपको। मेरे लिए बहुत आसान था, 3 घंटे का लेक्चर होता, फ्री हो गया जी मैं बट नो, वो बात वो जमती नहीं। तो छोटे छोटे लेक्चर हैं ये। अब जस्टिफिकेशन समझ आ गया, प्रूफ और शो द ग्राउंड्स फॉर डिसीजन, क्या ग्राउंड है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जस्टिफाई द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स। देन नेक्स्ट इज प्रूव। प्रूव के अंदर सिंपली कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कुछ चीज आपको प्रूव करनी है, मतलब उसकी कंफर्मेशन देनी है या वेरिफिकेशन देनी है। ये जो वर्ड है ना, इंटरप्रिटेशनल वर्ड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको फाइंड आउट करना ही कला है बस। द मोमेंट यू आर एबल टू लोकेट दिस, तो आपको उसका मतलब समझ आ जाता है। तो आपको मेमोरी शीट में अगर प्रूफ का डायरेक्टिव को याद रखना है तो आपको 2 वर्ड याद रखने, कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन। अगर मुझे कुछ प्रूव करने के लिए कहा जाए तो मुझे उस चीज़ को प्रूव करना है, मतलब प्रूव करने के लिए मुझे आर्गुमेंट देने हैं, ठीक है ना। मुझे आप इवेल्युएट कर सकते हो प्रूव करने के लिए, साइटिंग एविडेंस कर सकते हो और बाय लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो। प्रूफ किसी भी तरह से कर सकते हो, बाय इवेल्युएशन, बाय एविडेंस और बाय लॉजिकल रीजनिंग। मैं डाटा है मेरे पास तो मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई एविडेंस है, डाटा नहीं है लेकिन कुछ काउंटर एविडेंस है, तो मैं एविडेंस दे सकता हूँ वो। अगर ना मेरे पास डाटा है ना मेरे पास एविडेंस है, तो मैं लॉजिकली बता सकता हूँ कि ऐसे 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 करके ऐसे हो गया। रैशनल रीजनिंग कर सकता हूँ, रैशनल आर्गूमेंट दे सकता हूँ कि देखो, चाहे मेरे पास डाटा नहीं है
लेकिन फिर ऐसे ही होता है। तो कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन देनी है इन द क्वेश्चन ऑफ प्रूव। क्वेश्चन दिया है मैंने, प्रूव दैट लैंड रिफॉर्म्स वर इफेक्टिव इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। अब इफेक्टिव इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? लैंड रिफॉर्म वर इफेक्टिव इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। अब मुझे प्रूफ देना है इसका, तो मैं क्या करूंगा? मैं विद द हेल्प ऑफ डाटा इवेल्युएट कर दूंगा, चाहे एविडेंस दे दूंगा। देखो गांव के अंदर जो दलित थे उनकी पोजीशन इंप्रूव हुई, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कुछ भी आप आर्गूमेंट दोगे, या लॉजिकल रीजनिंग से कर दूंगा कि ये तो होना ही था। देखो जी, जब इंटरमीडिएट्स खत्म हो गए तो जो एक्सप्लॉयटेशन थी रूरल एरियाज में वो तो खत्म होनी थी, तो इस करके ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। अब ये क्या है? ये क्या है? लॉजिकल रीजनिंग से कि सारे इंटरमीडिएट्स खत्म हो गए, अब जो लैंड है वो टिलर के पास आ गई, तो एक्सप्लॉयटेशन तो अपने आप ही खत्म हो गई जब इंटरमीडिएट्स खत्म हो गए। तो मैंने प्रूव कर दिया, ये होगा प्रूफ। ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना? या मैं डाटा दूं कि एग्रीकल्चर टैक्सेशन खत्म हो गई, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड अबॉलिशन ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू। तो आप बता सकते हो 1947 के बाद कि से पहले इतना एग्रीकल्चरल रेवेन्यू आ रहा था और आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना रह गया। इसका मतलब इन दी नटशेल रेवेन्यू खत्म हो गया, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। अब इस प्रूफ के अंदर, यूपीएससी के अंदर जब आप प्रूफ करोगे, कंफर्म करोगे, एंड में आपको पॉइंट्स ऑफ डाइवर्शन भी देने हैं। ऐसी कुछ चीजें, पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जन भी एंड में देने हैं कि नहीं, ये प्रूव नहीं भी होता कि लैंड रिफॉर्म ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी दिखाओगे कि इस मेजर के अंदर अचीवमेंट नहीं हुई, इस मेजर के अंदर अचीवमेंट नहीं हुई, इस मेजर के अंदर अचीवमेंट नहीं हुई, है ना? इस मेजर के अंदर अचीवमेंट नहीं हुई। पॉइंट्स ऑफ डाइवर्शन हैव आल्सो टू बी गिवन। ठीक है भैया, ओके करो एक बार, प्रूफ समझ आ गया? प्रूफ समझ आ गया? गुड। सारे आंसर किया करो भाई जो सारे देखते हो। और आई एम अगेन वंस अगेन रिपीटिंग, अगर आप बाद में देख रहे हो तो इट्स बेटर टू कम लाइव इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपकी अटेंटिवनेस में और समझने में इफ़ यू लिसन टू दिस लेक्चर लाइव रादर देन लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग। ये लेक्चर मेंस आंसर राइटिंग का पर्टिकुलरली ऐसा है कि आपको लाइव सुनना हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज इंटरप्रेट। इंटरप्रेट इज सिमिलर टू वन रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन, है ना? कि आपको इंटरप्रेट करना होता है चीज़ को, एक्सप्लेन करना है चीज़ को, लेकिन इन स्पेसिफिक मैनर। एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ योर ओन मीनिंग, कि व्हाट आपने क्या इंटरप्रेट किया। एग्जाम्पलीफाई और कमेंट अपॉन द सब्जेक्ट एंड यूजुअली टू गिव योर जजमेंट और रिएक्शन टू द प्रॉब्लम। इंटरप्रेट आपका डोमेन है, मतलब आप किसी इंटरप्रेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म, मतलब आप उस कॉन्सिक्वेंसेज से क्या समझते हो, है ना? आप क्या उसकी कंट्रीब्यूशन या क्या उसकी इंप्लीकेशन मानते हो, क्या आप कॉन्सिक्वेंसेज को इंप्रूव करने के लिए सजेशन दे सकते हो। इंटरप्रिटेशन इज, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, इट इज मोर और लाइक कमेंट। प्रैक्टिकली, not in terms of its theoretical or conceptual meaning, in terms of very particular thing, but अगर मैं यूपीएससी में जनरल स्टडीज में लिखने के लिए बोलूं तो इंटरप्रिटेशन शुड बी टेकन एज मोर सिमिलर टू कमेंट। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने लिया, इंटरप्रेट द एग्रीकल्चरल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो हर डायरेक्टिव का ना एक रेलेवेंस होती है, ऐसा नहीं है कई डायरेक्टिव कहीं पे भी पूछ लेंगे। नोबडी, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता इंटरप्रेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड, नहीं। अब क्या है कि इंटरप्रेट द एग्रीकल्चरल सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन है,
डिफरेंट लोग डिफरेंटली डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करेंगे इंटरप्रिटेशन करते हुए एग्रीकल्चरल सिचुएशन। कई जो अब सपोज इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट इनकम इनइक्वालिटीज़ को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को पकड़ेगा कि उसको इंटरप्रेट ज़्यादा करेगा। अब सोशोलॉजिस्ट है, वो इंटरप्रेट कैसे करेगा कि प्रिवेलिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ इन द रूरल एरियाज, ट्रेडिशन है ना, बैकवर्डनेस इन द रूरल एरियाज, ट्रेडिशनल माइंडसेट ऑफ पीपल, वो इस तरह से एग्रीकल्चर को इंटरप्रेट करेगा। अब कोई अगर ज्योग्राफर होगा तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, लैंड यूज़ है ना, उसको एम्फसाइज करेगा। तो इंटरप्रेट जो एग्रीकल्चर सिचुएशन को करने के लिए कहा जाता है, तो इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट वर्ल्ड व्यू यू हैव। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी में जब आप इंटरप्रेट करो तो आपको डिफरेंट एंगल से इंटरप्रेट करना है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली। आपको इंटरप्रिटेशन बड़ी ऑब्जेक्टिव देनी है। आप एक चीज को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। सोशली एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसी थी, इकोनॉमिकली ऐसी थी, पॉलिटिकली ऐसी थी, ज्योग्राफिकली ऐसी थी। आपको अपना मतलब देना है कि हाँ इस तरह से मैं समझता हूं कि अब फर्स्ट पर्सन में लिखना, लिखना थर्ड पर्सन में ही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में देना है ऐसे। ठीक है ना। अब इंटरप्रेट करना है तो आपको एंड में ये भी देना है कि सजेशंस, एक तरह से कि इस एग्रीकल्चरल सोल्यूशन अपने सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए था। ये एग्रीकल्चरल सिचुएशन के साथ वेडेड है जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सिचुएशन एंड इट्स रेमेडीज, तो इस तरह से ये आप इंटरप्रेट करते हो किसी भी चीज को। बस आपको मेरी बात याद रखनी है, जब भी इंटरप्रेट वर्ड आता है तो आपको यही एग्जांपल याद रखना है कि देखो एग्रीकल्चर सिचुएशन को इकोनॉमिक्स वाला अलग से इंटरप्रेट करेगा, ज्योग्राफर अलग से इंप्लीमेंट करेगा, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट डिफरेंटली करेगा, हिस्ट्री वाला डिफरेंटली करेगा, सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंटली करेगा। तो आपको बस याद रखना और मुझे ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करना फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। बस इंटरप्रेट क्या करना है, व्हाट मीनिंग डू यू हैव, मतलब हाउ डू यू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर, सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर, आपके लिए क्या मतलब है, इकोनॉमिकली मेरे लिए ये मतलब है, सोशली मेरे लिए ये मतलब है, इंटरप्रेट कर दिया। और एंड में आप क्या समझते हो कि सिचुएशन का रिएक्शन क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। एंड में थोड़ा सा लिख दो एक लाइन में क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म फलान। ये सब इंटरप्रिटेशन का पार्ट माना जाता है। कितने स्पेसिफिक है देखो बेटो डायरेक्टिव, और कितने कैजुअली कई बार हम लिख लेते हैं। बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब कम से कम 200-300 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 400 की, वंस यू इफ यू वांट टू अपीयर इन मेंस एग्जामिनेशन एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि पेपर में एक वॉर जोन है, पेपर एक वॉर की स्थिति है, वहां पे कुछ याद नहीं रहता अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। वहाँ पे इतना पेपर वेग आता है, या पेपर जितना मर्जी आप पढ़ लो, मेंस का पेपर आपको देख के लगेगा अरे क्या है। लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे आपको लगेगा ला मैं कर देना मैंने तो, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चन आपको पता ही लगेगा मैंने क्या पढ़ाई करी। द यूज ऑफ दीज डायरेक्टिव शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। ये कॉन्शियस डोमेन से निकल जाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली आप वैसे लिखने लग गए। नहीं तो पेपर के अंदर अगर आप सोचने बैठोगे कि इवैल्यूएट के अंदर मैंने क्या क्या लिखना है, 2 मिनट आपने उसी में लगा दिए तो काम हो लिया। 20 क्वेश्चन है, 2 मिनट हर क्वेश्चन पे लगाए, 40 मिनट निकल गए, चलो 30 ही मिनट निकल गए, तो बचना क्या है फिर, पेपर में 4-5 क्वेश्चन छोड़ के आओगे आप। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की। चलिए रिव्यू। रिव्यू दी implications of, review the policy of land reforms। अगर आपको पॉलिसी को रिव्यू करना आ जाए, किसी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को रिव्यू करना आ जाता है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को रिव्यू करने की आ जाती है, रिव्यू द ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन लास्ट 10 years, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द लास्ट 10 years, परफॉर्मेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अचीवमेंट्स, फेलियर्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको रिव्यू करने के लिए पेपर में पूछा जा सकता है।
रिव्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आपको एनालाइज करना है और कमेंट करना है। रिव्यू के अंदर एनालाइज करो डिफरेंट पार्ट्स में, सब्जेक्ट मैटर को पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर हर पार्ट को देखो विज़ अ स्टैंडर्ड कि क्या होना चाहिए था, विज़ स्टैंडर्ड। तो एनालाइज कर दिया ऐसे सारे आपने पार्ट्स, और एंड में सजेशंस, योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस, सजेशंस और ओपिनियंस। Analysis plus suggestions and opinion becomes your review. Review is a strong word जिसके अंदर value judgment desired होता है कि आप अपना बताएं कि हाँ आप क्या सोचते हो इसके बारे में। आपने एनालिसिस कर दिया, रिव्यू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म, आप कहोगे ठीक है लैंड रिफॉर्म में ये 5 मेजर्स लिए गए, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, टीनेंसी रिफॉर्म्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड सीलिंग, ये 4 मेजर्स लिए गए। अब मैंने हर मेजर को इवेल्युएट किया कि इसने ये अचीव किया, क्या ये अचीवमेंट पूरी थी या इसके अंदर कुछ लिमिटेशन रह गई। हर का मैंने लिखा कि इसमें ये लिमिटेशन रह गई और ये अचीवमेंट हुई, इतने लोगों को लैंड मिली लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ लैंड इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, या क्वालिटी ऑफ लैंड वाज नॉट गुड अंडर लैंड सीलिंग। फिर मैंने कहा एंड में रिव्यू करने के लिए कि इन मेजर्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ें और होनी चाहिए थी। मतलब एक तरह से जो लिमिटेशंस होती हैं लैंड रिफॉर्म की, उसको रिवर्स करके हमें एक पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है कि अगर ये चीज़ हुआ होता तो इसके जो हमने बात करी है इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, वो और इम्प्रूव किए जा सकते थे। सो दैट द होल प्रोसेस ऑफ रिव्यू इज़ देन कंप्लीट, द होल प्रोसेस ऑफ रिव्यू इज़ देन कंप्लीट। ये कम आता है रिव्यू, जस्टिफाई, ये बहुत कम, रेयरली पेपर में आप देखोगे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी करने हमें पढ़ने हैं बिकॉज ये कॉमन है एंड यू कैन नॉट लीव इट। और यहाँ नहीं तो क्या पता ऑप्शनल में पूछ लें, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं रहने ही देता हूँ, है ना। रिव्यू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो ये आपके हो गए जो क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल आपके एनालिटिकल डायरेक्टिव्स हमने कवर किए हैं। एनालिटिकल डायरेक्टिव्स वी हैव कवर्ड। अब एक सेट ऑफ डायरेक्टिव रह गया छोटा सा, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद देन वी विल मूव टूवर्ड्स आंसर राइटिंग, कि हमें लिखना कैसे है, स्ट्रक्चरिंग द आंसर इन अ वे। फिर उसके बाद हम करेंगे आगे कि कैसे हम एक बार आंसर लिख देंगे बेसिक कि हाँ आंसर ये लिखना हमारे को आ गया। उसके बाद हम वैल्यूडेशन पे जाएंगे कि अब आंसर में किस तरह से वैल्यूडेशन सब्जेक्ट वाइज की जाती है, कि कैसे सब्जेक्ट वाइज वैल्यूएशन की जाती है। तो ये अपने मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अभी हम पहले स्टेप पे ही हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पे, है ना। फिर हम आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर सीखेंगे कि लिखना कैसे है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, कैसे वर्ड लिमिट को उसके ट्रिक्स सीखेंगे, ट्रिक्स होंगी इसकी कि कैसे वर्ड लिमिट को कन्फर्म करना है, कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है आंसर को प्रॉपरली, और कैसे लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये बेसिक करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे कि कैसे अपने आंसर को हमने फर्दर इंप्रूव करना है। अगर मुझे वैल्यूडेशन करनी है तो क्या क्या टूल्स हैं वैल्यूडेशन के जो हम आंसर में हम डाल देंगे। ये ट्रिक्स की फॉर्म में होंगी, नॉट वेग और एनीथिंग कंफ्यूजिंग, सिंपल ट्रिक्स कि आप इकोनॉमी का क्वेश्चन आया तो ये 4 चीज़ें डाल दो इसके अंदर, बस उठा के अपने आप आंसर के जो वो है परव्यू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलो टुडेज लेक्चर इज ओवर, लेट अस सी। ठीक है जी, तो हम मिलेंगे क्या भाई वेंसडे को मिलेंगे हम एट सेम टाइम एट 6 एंड वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द डायरेक्टिव विच आर लेफ्ट। थैंक यू वेरी मच।